नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत की प्रमुख नदियों का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप इस विषय में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे। तो आज बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। अगर बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी कि सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं। तो गंगा नदी भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। अच्छा, ये सब तो आप भी जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है तो बोलेंगे 2525 किलोमीटर है। या आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो बोलेंगे गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बात सब लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है, बहुत आसान बात है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो कितने देशों से होकर बहती है। अच्छा, गंगा नदी की बात करें तो ये दो देश, अच्छा दो देश कौन कौन से, भारत से तो निकलती है, भारत से इसका उद्गम होता है और फिर कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तो भारत और बांग्लादेश दो देशों में जो आपकी गंगा नदी बहती है। अच्छा, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। अच्छा, ये कौन कौन से राज्य हैं, परीक्षा में तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बस आपको अपने आप को तैयार रखना है कि आप किस प्रकार अपने आप को तैयार रख पाते हो। लेकिन इन राज्यों को पढ़ने से पहले अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आप भी टीजीटी और जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब होता है भाई कि जो क्लास लाइव होने वाली है उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अच्छा, एक ऑफर में इंडिपेंडेंस डे पे अभी वो चल ही रहा है कि अगर कोई बच्चा अभी जाके एडमिशन लेता है तो उसको फ्री जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस 6 मंथ की पिछली हुई है वो फ्री मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच को लेना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर राज्य बता दीजिए, कितने राज्य, 5। अच्छा, 5 राज्य उत्तराखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में भी थोड़ी जाती है और पश्चिम बंगाल में भी जाती है। तो भारत के 5 राज्य जहाँ से गंगा नदी जाती है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और आपका पश्चिम बंगाल है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी आप समझ के भारत की सबसे लंबी है, लंबाई कितनी है, कितने देशों से गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, हर एक बात महत्वपूर्ण है। अगली बात जो है, अगर गंगा नदी की अगली बात करें तो गंगा नदी भारत की ऐसी नदी है जो कि सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर, आप जब हरिद्वार जाते हो और वहाँ से गंगा जल अपने घर के लिए लेके आते हो तो काफ़ी समय तक उसका पानी क्या है, आप नॉर्मल पानी ऐसे रख दोगे ख़राब हो जाएगा। लेकिन गंगा नदी का पानी कभी ख़राब नहीं होता। गंगा जल क्यों ख़राब नहीं होता, तो साइंस इसके पीछे कहता है कि जो गंगा नदी है वो स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, मतलब कि सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर दोस्तों वो नदी होती है जो अपने आप से शुद्ध होती है, मतलब कि इसके अंदर एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज नाम का कीड़ा, अगर मैं इसको कहूँ एक वायरस कहूँ, जिसके कारण क्या है, गंगा नदी जो है, जो हानिकारक जो बैक्टीरिया इसके अंदर होती है, बैक्टीरियोफेज नाम का एक कीड़ा इसके अंदर पाया जाता है इस नदी के अंदर, जिसके कारण यहाँ पे हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको क्या करती है, ये खत्म कर देती है। और इनको खत्म करने के बाद क्या होता है दोस्तों, गंगा नदी का जो पानी है वो क्या रहता है, शुद्ध रहता है। तो आज की बात ये नहीं बोलना है कि वहाँ पे तो गंगा नदी का पानी शुद्ध क्यों रहता है, आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी होने के साथ साथ ऐसी नदी भी है जो स्वतः स्वच्छ होती है, अपने आप जो है वो क्या होती है, स्वच्छ होती है। इसके अंदर क्या है, एक बैक्टीरियोफेज नामक का यहाँ पे ऐसा यंत्र वो है, कीड़ा है जो कि क्या कर देता है, हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हर एक बात को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं और हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो डिटेल से ही चल रहा है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे एंशियंट हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया, अभी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्द मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इसी प्रकार तार से तार मिलकर हमारे साथ पढ़ते रहे, बहुत मज़ा आपको यूट्यूब चैनल यूथ अध्ययन में आने वाला है और आपके लिए कंटेंट इसी प्रकार यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आता रहेगा। अच्छा, बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था। दर्जा कब मिला ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो दोस्तों 4 नवंबर 2008 को इसको जो है गंगा नदी को क्या है, जो आपका राष्ट्रीय नदी जो है, नेशनल रिवर का एक दर्जा दिया गया था। अच्छा, अगर बात करें गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ऐसी होती है गंगा डॉल्फिन। इसकी यहाँ पे ये
काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अभी एक इंसिडेंट आपने देखा होगा कि उसको बहुत था अपनी डॉल्फिन से प्यार और उसको उसने मार दिया उसकी डॉल्फिन ने। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इस बात को आपने याद रखना है। और 2008 में 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अब हम जानेंगे थोड़ा डिटेल से। अच्छा, डिटेल से क्या जानेंगे? गंगा नदी कैसे बनी? तो एक है गंगोत्री ग्लेशियर, एक है आपका सतोपत ग्लेशियर। मतलब कि एक गंगोत्री हिमानी है, दूसरा सतोपत हिमानी है। गंगोत्री हिमानी से तो आती है आपकी कौन सी नदी? भागीरथी। कौन सी नदी आती है? भागीरथी। और सतोपत हिमानी से आती है आपकी अलकनंदा। कौन सी आती है? अलकनंदा आती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो सतोपत हिमानी और गंगोत्री जब आती है तो ये देवप्रयाग कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। और इसी देवप्रयाग में दोनों क्या बनाती है? गंगा नदी। सीधी नहीं आती है कोई गंगा, दो नदियों के संगम से गंगा बनती है। ये आप देख रहे होंगे, आपने ऐसा पिक्चर में अक्सर देखा होगा। ये देवप्रयाग है भाई, इसी देवप्रयाग में बनती है गंगा नदी। और गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनती है, भागीरथी नदी और अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में और वहीं से आगे बनती है गंगा नदी। बहुत ही डिटेल से इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं। अब मैं इसको अपने हाथों से बनाया क्योंकि डिटेल से मेरा मैप से नहीं बन रहा था, बहुत मुश्किल मुझे हो रहा था, तो मैंने इसको हाथ से ही बना दिया। थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल रहेगा लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है भाई, एक बार देखते जाइए। यूँ तो मैंने आपको बता दिया कि गंगोत्री हिमानी से आई आपकी भागीरथी और सतोपत हिमानी से आई आपकी कौन सी? अलकनंदा। अब अलकनंदा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, कैसे कैसे मिलती है? तो अलकनंदा आ रही है, ये आ रही है अलकनंदा, ये अलकनंदा आ रही भाई, आपको पता चल गया। अलकनंदा में सबसे पहले आती है आपकी धौली गंगा। तो धौली गंगा आई और किस में मिल गई? अलकनंदा में। कहाँ पर मिली? विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर मिली भाई? कहाँ पर मिलती है? याद रखना है, विष्णु प्रयाग। तो पहला मैंने ये बताया कि अलकनंदा और धौली गंगा आपस में, तो धौली गंगा नदी अलकनंदा की सहायक है। कहाँ पर मिलती है? तो बोलेंगे ये मिलती है आपकी कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी है आपकी कौन सी नदी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिल रही है किस स्थान पे? नंद प्रयाग में। तो अलकनंदा भी किसकी सहायक है? नंदाकिनी भी किसकी सहायक है? अलकनंदा की ही सहायक है। तो नंदाकिनी नंद प्रयाग, बहुत आसान है। नंदाकिनी नदी कहाँ पे जो है वो अलकनंदा में मिलती है? तो बोलेंगे नंद प्रयाग में मिलती है। इसके अलावा पिंडार नदी, पिंडार नदी किसकी सहायक है? तो पिंडार नदी सहायक है किसकी? कर्ण प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग। तो आप देख रहे होंगे कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है अलकनंदा के साथ कौन सी नदी? पिंडार। और फिर आपको याद रखना है कि केदारनाथ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदाकिनी, केदारनाथ शहर किस नदी के पास है? जब तबाही केदारनाथ में आई थी तो मंदाकिनी नदी में ही तबाही आई थी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी जो है वो भगवान भोलेनाथ के दर पे केदारनाथ के आसपास है। और मंदाकिनी भी किसकी सहायक है? तो मंदाकिनी भी जी अलकनंदा की सहायक है। और भगवान भोलेनाथ का रुद्र रूप है, इसीलिए वो क्या है? रुद्र। रुद्र क्या है? रुद्र प्रयाग में मिलती है। तो याद रखना है, बहुत सारी नदियां हैं। तो देव प्रयाग में मैंने सबसे पहले आपको बताया, देव प्रयाग में मिली कौन कौन सी? देव प्रयाग में मिली आपकी दो नदियां, अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद विष्णु प्रयाग में मिली आपकी धौली गंगा, और धौली गंगा मिली किसके साथ? अलकनंदा के साथ। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपकी जो धौली गंगा है वो किसकी सहायक है? तो बोलेंगे अलकनंदा की सहायक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा नंद प्रयाग किसकी सहायक है? तो सॉरी, नंद प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा के साथ नंद प्रयाग में मिल रही थी नंदाकिनी। उसके बाद पिंडार जो अलकनंदा में मिल रही थी, ये ऊपर से पूरी नदी कौन सी आ रही है? अलकनंदा आ रही, तो इसमें मिल रही है नदियाँ। तो पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग में। तो कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और पिंडार नदी का। और रुद्र प्रयाग में देखो, इसके जो दाएं साइड से जो आ रही है रुद्र प्रयाग में, वो कौन मिली? तो दाएं साइड से एक ही नदी अलकनंदा में मिल रही है, वो है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से आ रही है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत ही डिटेल से मैंने आपको ये मैप बता दिया है। इसके बाद हम इस मैप को तो बहुत ही डिटेल से भाई देखने वाला है। आप यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बने रहे। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ये बन गई जी गंगा। क्या बन गई? गंगा। अब गंगा जब नीचे आती है प्लेन एरिया में, तो सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के पास पहला शहर कौन सा है? क्योंकि इससे पहले तो गंगा नहीं थी, जब यहाँ तक बनी तो गंगा नहीं थी। तो गंगा नदी के पास जो पहला शहर आता है वो है हरिद्वार। तो गंगा नदी के पास पहला शहर हरिद्वार आता है। हरिद्वार के बाद ये आगे आती है और आगे आते आते इसके पास एक नदी, एक शहर आता है कन्नौज।
तो आप सभी लोग हरिद्वार तो जानते ही होंगे, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरिद्वार शहर किस नदी के पास है, तो हरिद्वार जो शहर है वो है गंगा नदी के पास। ये बात भी आप बहुत डिटेल से समझ गए होंगे, बहुत आसानी से आपको भी ऐसा ही मैप बनाना है, तब जाके आपको पता चलने वाला है। तो इसके बाद क्या होता है, गंगा नदी के पास हरिद्वार शहर है, आप सब लोग जानते हैं, हरिद्वार में स्नान करने जाते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद आगे जब आते हैं तो पहुंच जाते हैं कन्नौज में। जब भैया कन्नौज में पहुंचते हैं तो कन्नौज में एक उत्तराखंड के रामगंगा उत्तराखंड से आती है एक रामगंगा नदी। आपको पता है रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। मैं आगे आपको इसको पढ़ाऊंगा भी जब नेशनल पार्क के बारे में बात करूंगा, कि रामगंगा नदी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है वो रामगंगा नदी के नाम पे पड़ा है, जो कि उत्तराखंड से आती है। तो रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो कि कहाँ पे मिलती है, कन्नौज शहर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कन्नौज। तो कन्नौज तो आपने सुना ही होगा, तो कन्नौज में संगम होता है रामगंगा और किसका, गंगा नदी का। इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद गंगा आगे आगे जाती है और कहाँ पहुँचती, प्रयागराज। और आपको पता है, आपने सुना होगा गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है प्रयागराज में। प्रयागराज जिसका वर्तमान में जो नाम है वो इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया। और यहीं पर मिलन होता है किसका, गंगा और, बहुत बार पूछा जाता है प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, तो याद रखना प्रयागराज में संगम होता है 3 नदियों का। अच्छा, कौन कौन सी नदियाँ, गंगा यमुना और सरस्वती। अच्छा, सरस्वती तो वर्तमान में लुप्त हो गई है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गंगा आ रही यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से, जब ये आई तो इसके, ये है बहुत बड़ी नदी। आपको पता होना चाहिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना जो है वो क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। इस बात को आपने याद रखना है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक है चंबल, और चंबल आ रही इंदौर मध्य प्रदेश से। बेतवा और केन, ये भी बहुत बार पूछी गई किसकी सहायक है, तो बेतवा और केन जो है वो सहायक नदी है किसकी, आपकी यमुना की। इस बात को आपने बहुत डिटेल से, बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है कि जो बेतवा और केन है वो किसकी सहायक है, वो भी यमुना की सहायक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा चंबल किसकी है, चंबल वही जहाँ पे घड़ियाल जो जानवर होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। घड़ियाल जीव आप बोल सकते हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं, मगरमच्छ की तरह होता है घड़ियाल, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है। तो इसके बाद आपकी गंगा नदी आती है, और प्रयागराज नामक स्थान में जो है वो गंगा नदी में यमुना। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि गंगा के किस साइड से यमुना आ रही है, तो ये भी याद रखना। तो गंगा के आपके किस साइड से, दाएं साइड से आ रही है, ये गंगा चल रही है, तो इसका बायां लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। तो गंगा के आपके किस साइड से आ रही है, तो गंगा के आपके आ रही है किस साइड से, आपके दाएं साइड से जो यमुना नदी गंगा में मिलती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद गंगा नदी चल पड़ी जी आगे, प्रयागराज से आगे चल गई। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। पहली सहायक नदी तो रामगंगा थी जो कि कन्नौज में मिली, उसके बाद यमुना इसकी सहायक है जो कि प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद आगे आते चलते चलते गाजीपुर शहर आता है। अच्छा, गाजीपुर शहर की बात करें दोस्तों, तो गाजीपुर शहर के पास इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती। आपने ये तो अक्सर सुना होगा कि जो लखनऊ शहर है ना वो किस नदी के पास है, तो गोमती नदी के पास है। गोमती नदी कहाँ से आ रही है, तो ऐसी नदी जो कि एक मैदानी एरिया से आ रही है और गंगा की सहायक नदी है, तो वो है आपकी गोमती। तो गोमती नदी मैदानी एरिया से आती है और सहायक नदी है आपकी किसकी, गंगा की सहायक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने डिटेल से सुनते जाना है। तो आपने याद रखना है, एक फुलर झील है, फुलर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे एक नदी आती है गोमती नदी, जो कि सीधी सीधी गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो मैदानी एरिया से आने वाली या मैदानी क्षेत्र से आने वाली गंगा की पहली सहायक नदी तो है गोमती। इस बात को आपने याद रखना। अगर खाली पहली सहायक आएगा तो रामगंगा आएगा, गलती नहीं करनी है, ठीक है। समझ रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से ऐसा समझा रहा हूँ कि ताकि आपको दूसरा टीजीटी कमीशन हिमाचल प्रदेश के लिए कोई दोबारा ऐसा समझा ना सके। अच्छा, दूसरी बात होती है, तो गाजीपुर नामक स्थान में मिलती है कौन सी नदी, तो आपको याद रखना है गाजीपुर नामक स्थान में मिलती है आपकी कौन सी नदी, गोमती नदी मिलती है किसमें, गंगा में। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद नेपाल से आती है 3 नदी, काली करनाली, याद रखना है काली और करनाली। अच्छा, काली नदी का नाम बाद में हो जाता है शारदा, और करनाली नदी का नाम क्या हो जाता है, घाघरा। ये भी आपको दोनों बातें याद रखनी। हाथ से ये मैप नहीं बन रहा था, इसीलिए ये मैप जो है वो ऐसा मैप लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं हाथ से बना रहा था तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, हाथ से बनना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने ये मैप कहीं से लिया। तो
बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया ये मैप है, तो बहुत बहुत अच्छा मैप है। तो काली और करनाली नेपाल से दोनों आती है, एक शारदा है, दूसरी घाघरा है। अच्छा, शारदा और घाघरा नदी जब आती है तो ये आगे चलकर क्या है, एक ही नदी बन जाती है, घाघरा नदी। और घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, छपरा में। कहाँ मिलती है, छपरा, आपने सुना होगा, छपरा बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छपरा में किनका संगम होता है, तो छपरा में संगम होता है आपका घाघरा और किसका, गंगा का। तो छपरा में मिलती है घाघरा नदी और गंगा नदी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद गंगा नदी जाती है आगे, और आगे पड़ता है पाटलिपुत्रम, पटना शहर। और पटना शहर के लिए आती है एक नदी, सोन नदी आ रही वहीं से, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की ऐसी नदियाँ जो कि एक ही जगह से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है, तो नर्मदा और सोन है। सोन देखो ऊपर को जा रही है और नर्मदा देखिए पश्चिम की तरफ जा रही है। तो सोन नदी, तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गंगा और सोन का संगम कहाँ होता है, तो गंगा और सोन का संगम जो है वो पटना में होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद आती है नेपाल से ही गंडक, और गंडक जो है वो सोनपुर नामक स्थान में गंगा नदी में मिलती है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गंगा और सोन नदी का संगम, गंगा और गंडक नदी का संगम कहाँ पे होगा, तो बोलेंगे सोनपुर नामक स्थान पे होगा। नेपाल से ही एक नदी फिर आती है कोसी, जिसको बिहार का शोक अक्सर कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना। तो बिहार का, एक बार मैं दोबारा पुनः इसको कराने वाला हूँ। तो नेपाल से ही एक नदी कोसी आती है, और कोसी जो है वो कुर्सेला, एक स्थान है कुर्सेला, इसी कुर्सेला नामक स्थान में गंगा नदी में मिलती है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ी है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से नदी आ रही है महानंदा। तो महानंदा फरक्का बैराज में गंगा नदी में मिलती है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसके बाद ये आगे जाकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो जाती है बांग्लादेश की ओर जिसका नाम पड़ता है पद्मा नदी, और एक जा रही है पश्चिम बंगाल की ओर जिसका नाम पड़ता है हुगली। तो फरक्का बैराज से, जो फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज के पास महानंदा और गंगा नदी का संगम होता है, और वहीं से गंगा नदी दो भागों में बट जाती है, एक हुगली नदी बनती है, दूसरी पद्मा नदी बनती है। दोनों बातें देखो भाई आपको याद रखनी है, बहुत आसान तरीके से याद रखनी है। और एक बनती है दामोदर नदी, तो दामोदर नदी, दामोदर नहीं, एक हुगली बनती है, और हुगली में ही जो पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी, वो भी इसकी हुगली की ही सहायक है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, दो नदियाँ, एक गंगोत्री हिमानी से, एक सतोपत हिमानी से, अलकनंदा और भागीरथी। देव प्रयाग में बना दिया इन्होंने कौन सी नदी, गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे पहला शहर आया हरिद्वार, चलो जी यहाँ तक समझ आया। फिर आया कन्नौज, कन्नौज में मिल रही थी गंगा के साथ रामगंगा नदी। रामगंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद आगे गई और आगे शहर आया प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी में मिली यमुना। यमुना की अगर मुख्य सहायक की बात करूँ तो चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको डिटेल से याद आ गया होगा। उसके बाद है बेतवा और केन। बेतवा आ रही है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से, और कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से आ रही है केन, ये भी आपको याद रखना है। तो केन और बेतवा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी जहाँ पर घड़ियाल जीव पाया जाता है, मगरमच्छ की तरह जो होता है, वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। और यमुना खुद किसकी सबसे बड़ी सहायक है, तो बोलेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। बोलेंगे किस साइड से गंगा में मिल रही है, तो बोलेंगे ये जो मिलती है वो आपकी जो मिल रही है गंगा में, वो मिल रही है आपके कहाँ से, इंपॉर्टेंट तरीके से आपने याद रखना है, ये मिल रही है दाएं साइड से। इसके बाद आता है आगे जाते हुए गाजीपुर शहर, और गाजीपुर शहर में गंगा में वो नदी गंगा के साथ मिलती है जो कि गंगा की ऐसी पहली सहायक नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से आती है। तो गंगा की पहली सहायक नदी जो कि मैदानी क्षेत्र, गोमती नदी वही जो कि लखनऊ शहर जिसके पास है, तो ये फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आती है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद एक गाजीपुर से आगे आए और आगे एक शहर पड़ा छपरा। छपरा में नेपाल से आ रही है दो नदी, एक है काली और एक दूसरा का नाम है करनाली। आगे जाके काली नदी का नाम चेंज होकर हो जाता है शारदा, और करनाली नदी का नाम चेंज होकर हो जाता है घाघरा। आगे जाकर शारदा और घाघरा भी एक ही जाकर इसका नाम पड़ जाता है घाघरा, और घाघरा जाके छपरा में किस में मिलती है, गंगा में मिल जाती है। तो गंगा नदी का संगम घाघरा के साथ कहाँ होता है, तो छपरा नामक स्थान में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद आगे शहर आता है पटना, और पटना में दाएं साइड से गंगा में मिलती है सोन। तो गंगा और सोन का संगम कहाँ पे होता है, पटना नामक शहर में, जो कि बिहार की राजधानी है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद ये आगे आते आते पटना के बाद एक शहर आता है सोनपुर, और सोनपुर में नेपाल से एक नदी आती है गंडक। तो गंडक नदी सोनपुर में जो है वो किस में मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। नेपाल से ही बिहार का शोक, जो कि जिस नदी के कारण बिहार में बहुत उथल पुथल होती है, जिसका नाम कोसी नदी है, कोसी नदी आती है और सीधी सीधी कुर्सेला नामक स्थान में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ,
पश्चिम बंगाल के साथ ही है। वहाँ से आती है एक नदी महानंदा। महानंदा आई और फरक्का बैराज जो कि बहुत बड़ा बैराज है वहाँ पर मिलती है गंगा नदी। और गंगा नदी उसी बैराज से दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली धारा में, दूसरी पद्मा नदी धारा में, क्योंकि बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है और हुगली जो इसको कहा जाता है वो कहाँ पे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। तो हुगली में आपको पता ही होगा कि दामोदर नदी भी जो है हुगली में ही आगे जाके मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपने डिटेल से समझ लिया होगा। इसके बाद जब ये पद्मा आती है, मान लो ये गंगा आ रही है, इसके साथ मैंने पिछले कल आपको पढ़ाया था जमुना। गंगा और जमुना साथ मिलकर बनाती है आगे जाकर एक मेघना। और वही मेघना आगे जा मेघना होता है कि वहाँ पर क्या है कि अवसाद मिट्टी सब इकट्ठा हो जाएगा अपने साथ, और वहाँ पे क्या है ज़मीन सी बन जाएगी, है ना। मतलब कि जहाँ पे क्या है वो गीला गीला सा होगा, मतलब बहुत बड़ा डेल्टा सा बन जाएगा वहाँ पे, और वहीं पर बनता है यही मेघना बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। तो सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो पद्मा और जमुना। पद्मा और जमुना, पहले पद्मा आई फिर जमुना आई। पद्मा और जमुना ने बनाया मेघना, और यही मेघना आगे जाकर क्या बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अब आप बोलेंगे कि डेल्टा होता क्या है, आपकी दिल में और दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो डेल्टा की बात करें तो डेल्टा प्राय उस भूमि के भाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। नदी ने अपने साथ कीड़े, कटकट, अवसाद, मिट्टी क्या क्या लाया, वो जब एक जगह पे मान लो इकट्ठा हो गया ना, तो उसी को ही मेघना कहेंगे। विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ किसी समुद्र में वो गिरती है, मान लो ये समुद्र यहाँ पे गिर रही है लेकिन यहाँ पे क्या है वो पूरा अवसाद इकट्ठा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, मेघना का नाम देंगे। इस बात को आपने याद रखना। और इसी भूमि के आकार को साधारणतः ये त्रिभुज जैसा बन जाता है। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है इसका आकार भी कैसा है, तो याद रखना त्रिभुजाकार। सीधा क्वेश्चन आपसे भाई पूछा जाएगा कि जो आपका जो सुंदरवन डेल्टा है उसका आकार कैसा है, तो बोलेंगे त्रिभुजाकार आकार है। इस बात को आपने याद रखना। किन दो नदियों के द्वारा, पद्मा को ही गंगा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और यही दोनों क्या बनाती है, मेघना। कभी सीधा क्वेश्चन आता है कि मेघना किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो गंगा और जमुना जो है इनके द्वारा ही मेघना बनाया जाता है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन बातों को बहुत डिटेल से आपने याद रखना है, तब जाके आपकी बात बनने वाली है इस परीक्षा के लिए। तो डेल्टा आपको बिल्कुल यहाँ से बहुत डिटेल से समझ आ गया होगा। अगर आप भी हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं और आप भी जो है वो स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, गलत बिल्कुल ना करें। आप हर किसी को कभी कभार कॉल कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो 7876145409 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकता है। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो कॉमेंट बॉक्स में ना ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। बाकी आप एक बार पुनः भी देख सकते हैं। ये हमने बहुत डिटेल से आज पढ़ा, गंगा नदी तंत्र का उद्गम कैसे हुआ, कौन सी नदी इसमें कहाँ जाकर मिली। थोड़ा जल्दी मैंने आपको ज़रूर पढ़ा है, लेकिन क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, हमको बहुत सारी चीज़ें कम समय में सीखनी है। अगर हमारा पेपर जल्दी होता है, अब मैं कोशिश करूँगा कि दिन में 2 वीडियो डालूँ, एक सुबह भी डालूँ, एक शाम को भी डालूँ, तो ताकि आपका क्विक रिविज़न और बेहतर तरीके से हो सके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जो मैंने बार बार बोला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव।